तो इसके पहले मैंने ये पार्ट 4 वीडियो आपका होगा, मैंने पार्ट 3 तक वीडियो बना दिया था, और पार्ट 4 के वीडियो में आपको लेने वाला हूँ क्वेश्चन। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, और वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके जो है वो 66 से 83 तक क्वेश्चन है। ये आपकी नंबरिंग होगी, यानी कुल मिलाकर 18 क्वेश्चन जो है आपके इस वीडियो में बताए जाएंगे। तो आइए समय बिना वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपका 66 नंबर है, और इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा। अगर कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपका दिख रहा है, मतलब क्या विद्युत क्षेत्र, मतलब क्या प्लस माइनस दोनों होना चाहिए, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी आप चालक को रख देते हैं, किसी चालक को आप रख देते हैं, किसी चालक, ये चालक आपका है, इस चालक को रखने पर जो है इसके अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होगा। तो हमेशा याद रखिए, कोई भी चालक हो इसके अंदर की विद्युत क्षेत्र बोलेगा ना, इसके विद्युत अंदर का विद्युत हमेशा 0 होगा। तो चालक कहीं भी रखिए, अगर इसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे पूछ रहेगा तो हमेशा क्या होगा, 0 होगा। और भी क्वेश्चन इस तरह का आपको मिल सकता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 66 इसी में देख लीजिए, करा किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा होता है। तो देखो हवा के लिए बात मैं करूंगा, अगर हवा के लिए आप चलिएगा तो हवा के लिए जो है आपका 1 होता है। बाकी का जो स्थिरांक होगा, स्थिरांक होगा, परावैद्युत स्थिरांक, वो 1 से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, 1 से क्या हो सकता है, बड़ा होगा। तो क्वेश्चन वही कर रहा है कि कितना होना चाहिए, तो 1 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। 1 से कम कभी भी स्थिरांक किसी वस्तु का नहीं होगा। हवा का सबसे न्यूनतम 1 होता है, इसके बाद जल के लिए 80 होगा, चालक के लिए अनंत होता है, तो सब ज्यादा हो सकता है, याद रखिएगा। तीसरा जो है वो करा वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य कितना होता है। तो इसको याद कर लीजिएगा, 3 × 10⁶ वोल्ट प्रति मीटर ये इसका सामर्थ्य होता है। इस वैल्यू को आप याद कर लीजिएगा, 3 × 10⁶ वोल्ट प्रति मीटर जो है आपका क्या होता है, वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य होता है। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए, गॉस के नियम अनुसार, तो गॉस के नियम जानते हैं, φ क्या होता है, Q/ε0, ये गॉस का नियम है। तो देख लीजिए कहां पर है, फर्स्ट ऑप्शन में ही है। इस तरह हमने 4 क्वेश्चन आसानी सॉल्व कर लिया, आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, अब देखेंगे 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 70 नंबर क्वेश्चन और 71 72 देखेंगे। तो 70 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। तो 70 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जब संधारित्रों में के परावैद्युत स्थिरांक का माध्यम है तो हवा की अपेक्षा उसकी धारिता क्या होगी। देखिए धारिता का फॉर्मूला होता है, आप जानते हैं, धारिता का फॉर्मूला बता दूं आपको कि होता है 4πε0 × r। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं, एक मिनट, इसी को मैं लिखूंगा। धारिता का होता है 4πε0 r I × रेडियस। ठीक है, ये है एक गोलीय संधारित्र के लिए है। तो इसमें कह रहा है कि देखिए ध्यान समझिएगा कि ये जो परावैद्युत स्थिरांक है इसके जगह पर हम क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, क्या के का प्रयोग कर रहे हैं। तो माध्यम के लिए अगर लीजिएगा, मीडियम के लिए लीजिएगा तो हो जाएगा 4πε0 r I × क्या हो जाएगा, के कर देते हैं, इसकी जगह पर के बाहर लिख देते हैं। ठीक है, और वायु के लिए लिखिएगा, एयर के लिए लिखिएगा तो खाली होगा 4πε0 × r। तो दोनों में कंपेयर करिएगा, एयर के लिए धारिता है आपका, तो आप देखिए कि जो मीडियम वाली धारिता है वो के गुना इससे क्या है, ज्यादा है, यानी इसमें के से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आएगा। तो क्या हो जाएगा, के गुना धारिता उसका क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इतना आप यहाँ पर देगा उतना गुना वो बढ़ जाएगी, ध्यान रखना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 71 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, वही पूछ रहा है, अविष्ट खोखले गोलीय चालक अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, कितनी हो जाती है। खोखले गोलीय चालक की तो हमेशा शून्य बताए थे, अंदर बात करेगा तो क्या होगा, अंदर यहाँ भी अंदर बात कर रहा है ना, तो अंदर हमेशा 0 ही होता, कुछ भी लिखे 0 ही होगा। 72 नंबर देख लीजिए कि संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है, फैराड होता है, याद रखिएगा। वोल्ट होता है विभवांतर का मात्रक, न्यूटन बल का मात्रक होता है, एम्पियर धारा की मात्रक होती है, और फैराड किसकी मात्रक होती है, धारिता की होती है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो हमने 72 क्वेश्चन आसानी से आपको दिखा दिया। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं क्वेश्चन नंबर है 73 में कह रहा है कि धारिता की बीमा क्या होती है। धारिता, तो धारिता को आप लिख सकते हैं C = Q/V लिख सकते हैं। ठीक है, धारिता के जगह पर तो देखो Q को Q रहने दो, V को लिखेंगे वर्क/चार्ज, तो क्या हो जाएगा, वर्क/चार्ज हो जाएगा। ठीक है, V की जगह पर चार्ज ऊपर चला जाएगा, यानी हो गया Q² /वर्क।
क्यू स्क्वायर बाई वर्क। तो क्यू का मतलब हो गया आपका धारा गुणित समय, तो क्यू स्क्वायर का लिखिएगा ए टी का होल स्क्वायर, ए टी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चाहे ए टी चाहे लिखिए चाहे आई लिखिए, आई भी लिखा जाता है इसको, ए को भी आई, तो इसका स्क्वायर। और वर्क का क्या होता है, वर्क का होता है आपका एम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस टू, एम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस टू होता है। तो इन दोनों को मिलाकर लिखना है हमको। तो एम ऊपर जाएगा तो एम का पावर कितना हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, एल जाएगा तो एल स्क्वायर के ऊपर कितना हो जाएगा, एल का पावर हो जाएगा माइनस टू, और टी जाएगा देखिए टी स्क्वायर है, दूर जाएगा तो कितना, टी का पावर कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा, टी कितना हो जाएगा, चार, और ए स्क्वायर आपका हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा चाहे आई स्क्वायर हो जाएगा। ये देखिए कहां पर है, वही आपका सही आंसर हो जाएगा। एम के पावर माइनस वन, एल के पावर माइनस टू है, ध्यान रखिए एल पावर माइनस क्या है, माइनस टू है, टी के पावर चार है, आई का स्क्वायर है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए आई एक ही चीज होता है, जिसमें से कोई आप लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। फिर 74 नंबर क्वेश्चन है, उसपे कहा जा रहा है आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर क्या होगा। फिर आवेशित खोखले गोलाकार चालक, गोलाकार अगर चालक है तो केंद्र पर देखिए, केंद्र पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होगा, आवेश तो बाहर रहेगा, अंदर तो फील्ड नहीं है। लेकिन विभव जब निकालिएगा ना, तो विभव आपका जैसे लगेगा चार्ज आपका यहाँ पर है, तो विभव आपका शून्य नहीं हो सकता है, लेकिन आपका जो है विद्युत क्षेत्र क्या हो सकता है, शून्य हो सकता है। सेंटर पर ये जीरो होगा, लेकिन ये आपका जीरो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। कोई पूछेगा क्यों, तो विद्युत क्षेत्र आपके बाहरी आवेश तो बाहर चले जाएंगे, विद्युत क्षेत्र बाहर का आवेश निकालना पड़ेगा, लेकिन विभव अंदर से निकाला जाता है, अंदर माना जाता है चार्ज। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 75, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन और काफी बेहतरीन क्वेश्चन भी है। 75 बेहतरीन क्वेश्चन है। कैसे बेहतरीन है इस क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो मैं और थोड़ा बड़ा इसको स्क्रीन को कर देता हूं ताकि आपको अच्छी तरीके से क्वेश्चन दिखाई दे। अब आते हैं 75 पर। तो 75 में आइएगा, ये क्वेश्चन है 50 माइक्रोफैराड धारिता, धारिता दिया हुआ है 50 माइक्रोफैराड, तो माइक्रो 10 के पावर माइनस 6 होता है ना जी, तो हो जाएगा 50 गुने 10 के पावर माइनस 6 फैराड हो जाएगा। ठीक है, और बोल रहा है कि विभव दिया है वोल्टेज 10 वोल्ट, 10 वोल्ट तक आविष्ट किया जाता है, तो ऊर्जा क्या, ऊर्जा का फॉर्मूला क्या जानते हैं, क्या होता है, हाफ CV स्क्वायर, आप पढ़े होंगे, हाफ CV स्क्वायर संधारित्र ऊर्जा होती है। तो लगाइए इसी पर हाफ, सी की जगह हो जाएगा 50 गुने 10 के पावर माइनस 6, ठीक है, और V के स्क्वायर जगह हो जाएगा 10 गुने 10, यानी कि हो जाएगा 10 गुने 10। हिसाब मिला लीजिए, 2 से काटिएगा तो 25 बार में, तो आपका हिसाब जो आएगा इसका 25, 10 के पावर देखिए माइनस 6 है, 2 यहाँ है और 1 1 2, 10 के पावर कितना हो जाएगा माइनस 4 हो जाएगा जूल में, 4 जूल। तो अगर 2.5 इसी को लिखिएगा, क्या लिखिएगा 2.5 लिखिएगा, तो इंटू कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू को मैंने कम किया तो वैल्यू बढ़ जाएगा, 10 के पावर कितना हो जाएगा माइनस 3 जूल हो जाएगा। ये ऑप्शन जहां होगा आपका सही होगा। तो 2.5 10 के पावर 3 जूल कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में है। ऐसे बनाना, ठीक है। 76 आसान है। निर्वात का पराभूत स्थिरांक कितना होता है तब जानते ही हैं, 8.10 के पावर माइनस 12 फैराड प्रति मीटर, पहले क्वेश्चन भी करा चुके हैं। इसके बाद 77 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द्रव की एक बूंद को 77 में कह रहा है कि एक बूंद को आवेशित करने पर उसके सिकुड़ने की प्रवृत्ति क्या बढ़ती ही घटती ही अपरिवर्तित रहेगी, इनमें से कोई नहीं। तो बताए थे कोई भी बूंद हो अगर आप आवेशित कर दीजिएगा ना, इसको कोई भी चीज हो, किसी चीज का बूंद हो, तो आवेश जब बढ़ेगा तो आपस में क्या होगा, विकर्षण का बल लगाएगा सब एक दूसरे को, और आपस में जब विकर्षण का बल जब आपस में लगाएगा तो इसकी क्या हो, रेडियस आपकी बढ़ जाएगी, यानी सिकुड़ेगा नहीं, फैल जाएगा, यानी सिकुड़ने की प्रवृत्ति क्या हो जाएगी, घट जाएगी। क्या घट जाएगी, सिकुड़ने की प्रवृत्ति आपकी इसकी घट जाएगी, ठीक है। तो सिकुड़ने की प्रवृत्ति क्या हो जाएगी, इसकी घट जाएगी, क्योंकि सिकुड़ेगा नहीं, फैल जाएगा आवेशित कीजिएगा तो। अब आइए 78 नंबर क्वेश्चन हम लेकर आ रहे हैं। 78 बेहतरीन क्वेश्चन है, तो मैं इसको बढ़ा दूं स्क्रीन पर, आपको दिखे 78 कहाँ है, 78 90, ठीक है, दिख रहा होगा। 78 में कह रहा है यदि किसी संधारित्र उपलब्ध हो उसके समूहन से उच्चतम धारिता प्राप्त करने किसमें जोड़ना चाहिए। देखिए संधारित्र को अगर आप श्रेणी में, जैसे क्रम है ऐसे जोड़िएगा, श्रेणी क्रम होगा, ठीक है। तो इसमें धारिता होता है 1/CS, श्रेणी क्रम में CS लिख देते हैं, तो 1/C प्लस 1/C 1C2 ऐसे जोड़ते हैं। तो इसमें धारिता आपकी कम आती है,
इक्विवेलेंट क्या होगी, धारिता कम आएगी। आज समांतर क्रम में जोड़िएगा ना, ऐसे जोड़ना पड़ता है समांतर क्रम में, ऐसे आप पढ़े होंगे, तो ऐसे जोड़िएगा समांतर क्रम में, एक तार से आपको जोड़ना होता है, यहाँ से जो भी है दोनों को जोड़िए। तो समांतर क्रम में जानते हैं क्या, धारिता होता है सी पी पैरेलल, तो C1 प्लस C2 डायरेक्ट आपको जोड़ना पड़ता है। तो इस केस में धारिता आपकी क्या आएगी, ज्यादा आएगी, यानी समांतर क्रम में आप जोड़िएगा तो इस क्रम में धारिता आपकी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, श्रेणी में जो धारिता आपकी कम हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, ध्यान रखना है। इसके बाद है 79 नंबर में कह रहा है किसी संधारित्र पर आवेश की स्थिति ऊर्जा क्या होगी, तो हाफ CV स्क्वायर प्रयोग किए थे ना, इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, धर लीजिएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 88 ना 81 80 81 83, 3 क्वेश्चन मैं ला दिया हूं, 80 में दिखा देता हूं आपको। 80 में कह रहा आवेश वितरण से, अगर आवेश का वितरण होगा तो ऊर्जा का ह्रास होगा, ऊर्जा की वृद्धि होगी, ऊर्जा का मान नियत रहेगा, इनमें से कोई नहीं। तो आवेश वितरण से ऊर्जा का क्या होगा, ह्रास होगा। जब ऐसे वितरित हो जाएगा तो ऊर्जा तो कम हो ही जाएगा ना। जैसे मान लिया 50 कूलम आवेश है, आप इसको बांट दिया अलग जगहों पर, तो ऊर्जा भी आपकी क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऊर्जा का ह्रास होगा। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर जो आपका 81, वो कह रहा है कि जब समांतर पट्टिका वायु संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच की दूरी वर्धित धारिता क्या होगी। तो समांतर पट अगर कोई संधारित्र है, ठीक है, जैसे प्लस वाला हो गया, ये माइनस वाला, अगर समांतर पट जो है संधारित्र अगर है, तो समांतर पट संधारित्र के लिए देखिएगा, तो ये आपका समांतर पट संधारित्र है, और इसकी जो धारिता होती है होता है ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी होता है, फॉर्मूला ये होता है। तो कह रहा है दूरी अगर बढ़ाइएगा, डिस्टेंस अगर बढ़ेगा, डी बढ़ा रहा है नीचे से ना, तो सी का मान घट जाएगा, नीचे बढ़ेगा तो ऊपर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो दूरी बढ़ाने से क्या हो जाएगा, धारिता उसकी घट जाएगी। ठीक है, 82 में कह रहा है संधारित्रों के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के समान रहती है वो है। तो समांतर का आप पढ़े होंगे, विभवांतर क्या होता है, समान होता है। आपकी आवेश क्या हो जाएगा, बदल धारिता, धारा आवेश बदल जाएगा, विभवांतर आपका समान रहेगा, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको समझना बेहतरीन जरूरी भी है। 83 नंबर क्वेश्चन को मैं लेकर आ रहा हूं आपके सामने, और ये है आपका बोर्ड। 83 में देखिए, ध्यान समझिएगा। 83 नंबर कह रहा है कि समान धारिता के एन संधारित्रों को पहले समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो समांतर क्रम में जोड़िएगा, समांतर वैसे ही ना होता है जी, तारे को कर देंगे, तो एन गो संधारित्र समांतर में क्या हो जाएगा, CP, तो एन गो है तो ए का वैल्यू सी, अगला कभी मान लीजिए सी एन करते कितना टाइम हो गया, एन टाइम्स, यानी एन गो है तो एन टाइम्स हो जाएगा। तो CP कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट निकालिएगा तो NC आ जाएगा, NC यानी कि ए समांतर के लिए। अब इसी NC को कहां जोड़ेंगे, श्रेणी में, तो NC को n बार श्रेणी में जोड़ने पर, श्रेणी में जोड़ने पर, अब श्रेणी में जोड़िएगा, श्रेणी क्रम नहीं है ना, तो 1/CS, तो हो जाएगा आपका 1/NC। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये आपका NC है, तो कुछ और मत समझ लीजिएगा। तो 1/NC प्लस 1/NC आएगा, डॉट डॉट, ये भी n टाइम्स आएगा, यानी n बार आप ऐसे जोड़ सकते हैं। तो एलसीएम हो जाएगा नीचे कितना, NC, और ऊपर n टाइम्स तो n आ जाएगा ना। अब देखिए जोड़िएगा तभी तो n होगा ना, दो बार जोड़ना, n बार जोड़ना है, तो n ये हो जाएगा, और n बाहर वाला n है, तो एक n से तो n कट गया, तो कितना हो जाएगा, n/c, यानी 1/CS आ गया, n/c, तो पलट दीजिएगा तो CS का वैल्यू हो जाएगा आपका C/n। तो श्रेणी क्रम में जोड़िएगा तो C/n आ रहा है, C है, ध्यान रखिएगा, और समांतर क्रम में आ रहा है NC। तो आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में ना कि दोनों अवस्थाओं में तुल्य धारिताओं का अनुपात कितना होगा, दोनों अवस्थाओं में तुल्य धारिताओं का अनुपात कितना होगा। तो मैं आपको उधर दिखाता हूं, आपको कैसे निकालिएगा। दोनों धारिता का क्या करना है, रेशियो निकाल देना है, इसका यूज पड़ेगा, मैं बस कितना कर देता हूं। चलिए, तो इसमें अगर कीजिएगा तो देखिए, पहले श्रेणी क्रम वाला है ना, तो समांतर वाला जो है वो मैं लिखता हूं CP और CS। तो CP में कितना था, NC आया था, I कितना आ गया, C/n, तो C नीचे ऊपर चला जाएगा N, तो NCC कट जाएगा, तो कितना रेशियो आएगा,
ए एन स्क्वायर का रेशियो आएगा। एन स्क्वायर है कहीं, देख लीजिए, ऑप्शन नंबर है सी। तो इस तरह आपने देखा कि मैंने यहाँ पर 83 ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन करा दिया। कहीं अगर आपको डाउट्स है तो डाउट्स होने पर आप क्या करेंगे, आप जो है कमेंट कीजिए, जहाँ भी समस्या है। तो इस तरह मैंने 4 वीडियो में आपको 1 से लेकर 83 तक का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करा दिया। इसी तरह से रिमेंबर कर लीजिए। अगले वीडियो में हम लोग जो है धारिता और उसके संधारित्र के बारे में क्वेश्चन वहां पर रिलाइज करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब चैनल को कीजिए और लाइक कीजिए, और जहां शेयर वहां शेयर भी कीजिए ताकि सब्सक्राइबर बढ़े और व्यूज बढ़े, ताकि बहुत लोगों को जो है आपकी इस वीडियो की मदद मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।